नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम 9th क्लास की पुस्तक है आरबीएससी की, इसका सेकंड चैप्टर है राजस्थान के क्रांतिकारी। तो अब यहां से हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो लास्ट हमारी क्लास थी वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के संबंध में। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो 6 सैनिक छावनियां आपको बताई थी, उन 6 सैनिक छावनियों में यहां हम बात करें राजस्थान की, 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जहां कोई विरोध नहीं हुआ। 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था, 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ। तो आपका उनका नाम जो कमेंट करके बताना है कि सैनिक छावनी थी फिर भी वहां विद्रोह नहीं हुआ। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और आज का चैप्टर है राजस्थान के क्रांतिकारी। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण बात और बताता हूं मैं। जैसे कि विद्यार्थियों को रात दिन देखते हैं सामने, और कुछ चीजें जो वो है विद्यार्थियों में होनी चाहिए, उनसे उनकी सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी में एक सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस, यानी धैर्य। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, जब वैकेंसी आती है उस समय तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है वो, और वो चाहता है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर ही मैं सारा कोर्स मेरा पूरा कर लूं। या वैकेंसी आने से पहले भी एक बार के लिए मान लीजिए मोटिवेट हो गया, और 10-15 दिनों तक या तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है या बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होता। आपको एक लय में, एक गति के साथ, एक पेशेंस के साथ तैयारी करने की आवश्यकता होती है। तैयारी जब भी करें हमेशा ये सोच के करें कि इसका रिजल्ट आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद जब भी कोई एग्जाम होता है तब मिलेगा। आज इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय यह सोच के पढ़ें कि इसका रिजल्ट आपको 1 साल बाद मिलने वाला है। जब किसान फसल उगाता है तो वो उगाते ही उसमें से कोई फसल नहीं उग जाती है, वो समय लगता है उसमें। यहां तक कि मेहंदी भी जो है वो भी रचने में समय लगती है। ऐसा नहीं है कि आज मेहंदी अभी लगाई बस तुरंत हटाई का ये देखो साहब क्या शानदार मेहंदी रची है। अब मैं ये जो आर्टिफिशियल मेहंदी नहीं, जो नेचुरल मेहंदी है, मेहंदी भी रचने में समय लेती है। तो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ तैयारी कीजिए। और जो विद्यार्थी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ तैयारी करता है, उसमें ईश्वर ने उसको कितनी बुद्धि दी है यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आप इतने बड़े हो गए, 22, 23, 24, 25 साल के, आपने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, इसका मतलब बुद्धि तो आप में है। तो अब जब बुद्धि ईश्वर ने दे दी कि हाँ बुद्धि तो है हमारे में, तो फिर पेशेंस के साथ तैयारी करना यह आपके हाथ में है। पेशेंस के साथ करें, धैर्य के साथ करें, और थोड़ा थोड़ा जो है तैयारी करके पढ़ते रहें, नियमितता बनाए रखें। पानी के बुलबुले जैसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में अचानक जोश आ गया और बिल्कुल फूल गया वो, बस आज तो मतलब बस पूछो ही मत, आज ही सब पढ़ देंगे सारा, और इतने में बुलबुला टप और बुलबुला फूट गया वो। इतने में सारा जोश, मतलब सारा जोश, 1 सेकंड में जोश आया, 2 मिनट बाद में फिर जोश खत्म। ये नहीं है। आपको तो बहते रहना है, वो जैसे पानी बहता रहता है ना, वो एक निरंतर गति से यूं पानी बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। तो बस उस पानी की तरह आपको बहते रहना है, यूं 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 बहते रहना है। तब जाकर के लास्ट में आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। मैंने इतने हजारों विद्यार्थी ऑफलाइन में पढ़ा दिए और लाखों विद्यार्थी यहां ऑनलाइन मैं देख रहा हूं। मैं इतने वर्षों से मैं एक चीज देख रहा हूं, सबकी बुद्धि लगभग एक सी है, किसी की थोड़ी सी ज्यादा, किसी की कम, हल्का सा डिफरेंस रहता है 19-20 का। सिर्फ एक चीज है जो विद्यार्थी का सिलेक्शन करवाती है, सबसे अहम रोल, और वो है पेशेंस के साथ नियमितता बनाए रखना, धैर्य के साथ तैयारी करना। तो पानी के बुलबुले जैसा नहीं बनना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ तैयारी करते रहें। तो अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहां अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है।
तो ये सामंतवाद के सबसे क्रूर और जो घृणित रूप हैं वो किसकी है? अंग्रेजों के शासनकाल की देन है। परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। अब मुझे यह पता है कि यह लाइन आपके समझ में नहीं आई है कि राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है। तो निश्चित रूप से आपकी यह आएगा कि मतलब कैसे? तो देखिएगा, सामंतवाद मैंने आपको समझा दिया था कि सामंतवाद क्या था। सामंत कौन होते थे? ये जैसे एक रियासत है, मेवाड़ रियासत मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मेवाड़ रियासत है, यहां ये राजा बैठता है और ये बाकी जो रियासत में इसके जितना भी क्षेत्र आता है वहां ये सामंतों या जागीरदारों के माध्यम से जो है वो शासन करता है। ये जो पैसा जो आता है वो इन्हीं के माध्यम से जो राजा है वो कलेक्ट करेगा। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले यहां जो सिस्टम होता था सामंत वाला और जो किसान होता था उनमें वो जो रिश्ता होता था वो एक पिता पुत्र का रिश्ता होता था। मतलब पिता पुत्र का रिश्ता इस तरह से होता था कि जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास अब जैसे एक ये है कि कोई किसान है, उसकी जितनी जो फसल है कितना टैक्स देगा, वो 10% मान लीजिए कि टैक्स देगा, 10% अन्न देगा, एक उदाहरण के तौर पर। अब कभी मान लीजिए किसान के 10 बोरी होनी थी, उसको 1 बोरी देनी होती थी। अगर मान लीजिए उसके बोरी इस बार 5 हुई है, या जैसे मान लीजिए उसके अन्य मुश्किल से 2 बोरी अनाज हुआ है, तो वो जब सामंत या जागीरदार के पास आता था कि भाई तेरी कहाँ है बोरियां, तो बहुत कम फसल लेके आया, इतना तेरे को देनी पड़ेगी। तो फिर किसान अगर कहता था कि माई बाप मेरे पास तो है ही नहीं, मेरा तो इस बार अनाज ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो सामंत उसको फोर्सली नहीं करते थे, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करते थे। वो ऐसा बोलता था, यार तू हर बार बहाने बनाता है, चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। फिर वो अगर किसान ये कहता था कि साहब मेरे बेटी की शादी है, माई बाप थोड़े आप ही हमें दे दो, तो सामंत देखता था यार लेना मुझे तेरे से, और तू कह रहा है कि बेटी की शादी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, आप मुझे दो ताकि बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। तो सामंत उसको 2-4 बोरियां एक्स्ट्रा दे देता था खुद। तो आप समझ रहे हैं कि रिश्ता पिता पुत्र की भांति की तरह रिश्ता होता था। ऐसा नहीं है कि अगले को मार पीट करके बस जो है वो लेना ही लेना पैसा है। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने डायरेक्ट जो राजा था रियासतों का उनसे किया कि भाई तुम्हें हमें सालाना जैसे 1 लाख रुपए देना है, अब तुम कैसे वसूल करोगे हमें मतलब नहीं है। ये राजा जो है ये सामंतों को कहेगा, जिसका जो जितना बड़ा सामंत, कि भाई तेरे इतने पैसे हमें चाहिए सालाना, जैसे मान लो तू 10,000 रुपए देगा, अब तू कैसे वसूल करेगा इन किसानों से वो मुझे मतलब नहीं है। काम पूरी तरह से पैसे का हो चुका है। अब ये और चूंकि सामंत अगर नहीं दे पाएगा तो फिर सामंत को उसकी गद्दी से हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे को बिठा देंगे। तो अब सामंत अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहेगा, जागीरदार सामंत। अब चाहे उस किसान से उसको चाहे उसको मारना काटना पड़े, लेकिन उसको हर हालत में अब पैसा लेना ही है, चाहे अकाल हो, भूखमरी हो, कुछ भी हो। तो यहां सामंत जो है ये एक इस रूप में सामने आता है, सबसे क्रूर और घृणित रूप। तो ये किसकी है? ये क्योंकि ये हो किसकी वजह से रहा? अंग्रेजों की वजह से। और अंग्रेजों ने तो बिल्कुल साफ कह दिया था कि कोई सामंत या जागीरदार अगर पैसे देने में सक्षम नहीं भी होता है तो हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हटाओ और किसी और को बिठाओ। तो ये मतलब है इस लाइन का। परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। देखिए, भारतीय जो होते हैं वो इतने तेज तरार छल कपट की नीति वाले इतने नहीं होते। ये अंग्रेज, इनकी मिट्टी ही अलग है। और ये भारत कोई ऐसा तो नहीं है कि भारतीयों का भला करने के लिए आए थे। इनको सिर्फ पैसे से मतलब था, भारत को लूटने के लिए आए। तो इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहां शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। यह आप पढ़ते हैं, जब भरतपुर का इतिहास पढ़ते हैं तब वहां आता है राजा रणजीत सिंह का समय का। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर करे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। तो ये कविता जो है ये कवि राजा बांकीदास जी की है। ये जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। ये जोधपुर नरेश मान सिंह वही है, वो आपको याद आ गया होगा। ये जैसे राजस्थान है तो मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, भीम सिंह जी की बेटी,
तो कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के जयपुर, ये जोधपुर और जयपुर, इन दोनों के अंदर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो लगातार जो ये कह रहे थे नहीं हमें कृष्णा कुमारी से विवाह करना है, वो सारी कहानी मैं कई बार बता चुका हूं क्या कैसे हुआ था। तो ये वही मानसिंह है, ये जो जोधपुर राजा है, जो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं तो कृष्णा कुमारी से विवाह करूंगा मैं। और ये मान सिंह जो है ये बांकी दास जी को इतना ज्यादा महत्व देते थे कि एक बार जो मान सिंह की रानी है कोई, तो उसकी बग्गी आ रही थी। बग्गी मतलब वो जो घोड़े पर जो पीछे होता है रथ टाइप या वैसे कोई, तो ये जब निकल रहे थे कहीं से, तो सामने से बांकी दास जी की भी जो है बग्गी आ गई। तो बांकी दास जी की गद्दी, जो गद्दी क्या ये बग्गी जो हटी नहीं, हटाई नहीं उन्होंने। तो रानी इस बात से नाराज हो गई और मान सिंह जो है इनको ये कहा कि इसको बांकी दास को जो है फांसी दे दो, ये इसने अपनी बग्गी नहीं हटाई। इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है। तो वो अब ये जो थी रानी, इसने सोचा कि मान सिंह है वो बांकी दास को फांसी की सजा देगा, और फांसी नहीं तो कम से कम देश निकालो तो दे ही देगा। मान सिंह ने क्या कहा कि ए सुन रानी का जी हुक्म, तेरे जैसी रानियां मुझे 100 मिल जाएगी लेकिन बांकी दास जैसा कभी दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आज आ गई, दोबारा ऐसी बात मत करना। तो रानी कहती सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ये नागरी प्रचारिणी सभा, उनकी लिखित तथा संकलित राजधानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी है। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ था। उतन विलायत किलकता कानपुर आविया, अविया आपके नहीं है कोई ऐसा काम का। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ आया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेश लोगों से बनी है। ये इसी पर जो है ये कही गई बात है, इसी का ये अर्थ है। तो ये बांकीदास जी ने लिखा है ये। अब ये कुछ ये दोहे वगैरह हैं, ये आपके कोई काम के नहीं है इसमें, आप तो इनकार देख लीजिए। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। लश्कर क्या होता है, जो एक तरह से पूरी जो बल होता है सेना। चीन और यूनान से जो इलम सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहस लिंदा खेची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबो गई धरा। तो अंग्रेज मुल्क पर चढ़ आया, उसने देश का सत खींच लिया। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को भी फटकारा है। देखिए जो यहाँ के राजा और सामंतों ने जो साथ दिया, तो उनमें सबसे ज्यादा जो इन लोगों को फटकारने वाले कवि थे वो बांकीदास जी और सूर्यमल मिश्रण। तो यहां हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कोई लाइन आपके ऐसा नहीं बन रहा है, लेकिन आपकी समझ के लिए जरूर है कि हाँ देखिए इस प्रकार से दोहे में इन्होंने बांकीदास जी ने विरोध किया था। यहाँ के राजा सामंत इन लोगों को फटकारा था कि तुम अंग्रेजों का साथ दे रहे हो। पुर जोधान उदयपुर जयपुर, यह धारा खूंटा परियाण, आंके गई आवसी आंखें बांके आसल किया बखान। तो इसमें रियासतों के नाम भी इन्होंने लिखे हैं कि अपने गौरव का नाश कर दिया। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अब ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों में से थी। उदयपुर रियासत आप जानते हैं मान सम्मान गौरव स्वाभिमान बलिदान जिसके लिए मेवाड़ राजवंश जाना जाता था, और कैसे आगे राजा भाग भाग करके इनका साथ देते हैं। और जयपुर जो है ये इतना सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं के पास थे, जयपुर वालों के पास। इन्होंने भी भरपूर साथ दिया अंग्रेजों का। जोधपुर वाले थे, कहां मालदेव जैसे राजा हुए थे कभी, मालदेव महाराजा जसवंत सिंह, और कहां अब यह हालत है। तो अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा, तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का।
सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी और यह आशा भी उन्हें है। तो ये इसका अर्थ है। सन 1851 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए गए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। ये डूंगजी जवाहरजी जो है ये शेखावटी क्षेत्र में लोकनायक की तरह पूछे जाते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। तो जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। अभी जो आरपीएससी का कोले लेक्चर का एग्जाम हुआ था तो उसमें राजस्थान जीके में ये डूंगजी जवाहर जी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो आपका एग्जाम हुआ था रीट वाला, इसमें भी डूंगजी जवाहर जी को लेकर के जो क्वेश्चन आया था, वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता पूर्वक कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई है वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। तो ये छावनी के नाम से जो प्रसिद्ध है ये किन के बारे में है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। डूंगजी जवाहर जी, ये आपसे क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्रण अथवा इन्हीं का नाम है सूरजमल ने किया। एक बार एक परीक्षा में सूरजमल नाम दे दिया था इन्होंने, तो सबकी बड़ी समस्या होगी कि ये सूरजमल कौन सा कवि आ गया। ये सूर्यमल मिश्रण का ही एक दूसरा नाम मिल जाता है कहीं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। तो ये दोहा है, बीरम बरसा बीतियो गण चोजंत गुणीस बिसरतित गुरु जेठ बाद समय पलटी शीस। तो ये कोई डाक टिकट है इन पे जारी हुआ 1990 का। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम और गुरुवार के दिन यानी सन 1857 समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। तो ये दोहे के रूप में इन्होंने लिखा है, उसका अर्थ है ये। आपको ज्यादा इसके बारे में मत सोचना, मैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग चीज है वो आपके मैं बताऊंगा। ये चीजें थोड़ा सा अब चूंकि 9th क्लास के हिसाब से है तो थोड़ा चीजें समझने के लिए ठीक रहती है, अच्छी किताबें हैं। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है और न ही 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। सूर्यमल मिश्रण की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई, यह बहुत महत्वपूर्ण है, के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा कि जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था और लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 के बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों ने विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आहुआ के युद्ध में साफ दिखाई देती है। तो आपने देखा है कि वहां कई सामंत थे, उन्होंने जो इनका साथ दिया था, जो दूसरे ठाकुर थे।
आहुआ के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यूं शुरू होता है। वणिया वाली गोचर माए कालो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो ए ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव की दो ओ काली टोपी रो। तो ये तो मारवाड़ी भाषा है ये तो आहुए की धरती पर फिरंगी आ धमका है। आहुआ जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। काले सिपाही से मतलब यहां जो भारतीय सैनिकों से है। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ आया है। कि हमारा राजा किसके साथ है? फिरंगियों के साथ। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। तो फिरंगी यानी जो अंग्रेज है वो आगे से आगे फैलते जा रहे हैं। ऐसे ही एक कवि गिरवर दाम थे, नाम ध्यान में रखिएगा। इन्होंने आवा के युद्ध पर 3 छपाई लिखे थे। पहली पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इल बेद अपाए। यहां सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल फुथल हुई है उसकी ओर संकेत है। और अंतिम पंक्ति है, आजाद हिंद करवा उमंग निडर आवा नाथ रे। तो यहां कवि ने बड़ी सूझबूझ से आवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये 1905 के आसपास की बात बता रहे हैं। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। तो ये दोए वगैरह है, ये इनमें ही थे ऊपर। अब दोए वोए नहीं है, अब इसमें आगे फैक्ट हैं। तो डूंगरजी ज्वारजी सीकर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा, ये डूंगरजी ज्वारजी कौन थे? काका भतीजा थे। प्रसिद्ध देशभक्त वे डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और नहीं मिलने पर उनके यहां डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों को भी सहायता करते। तो इनको यहां क्या माना जाता था? रॉबिन हुड। रॉबिन हुड कौन था? ये क्या करता था? जो धनी लोग होते थे उनसे पैसे लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो ये करते थे, इसलिए इनको भी रॉबिन हुड कहा जाता है। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहां बुलवाया और वहां अत्यधिक शराब पिलाकर पकड़वा दिया। हमें तो गैरों ने लूटा, सॉरी गैरों ने क्या, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो डूंगजी को पकड़वाने वाला कौन था? इन्हीं का साला था, भैरू सिंह। तो गद्दारों की तो हिंदुस्तान में कमी है ही नहीं, कोई कमी नहीं है। ना तो हजारों साल पहले थी और ना आज है। ना 1857 के समय इनकी कोई कमी नहीं थी गद्दारों की। एक घर के अंदर देश के लिए बलिदान देने वाले हैं तो उसी घर के साथ वाले में इनको बेच खाने वाले भी आपको मिल जाएंगे, उसी घर के अंदर ही मिल जाएगा। अब ये इन्हीं का ही साला था, इसने इनको भोजन के लिए बुलवाया। तो ये तो गए खुश हो गए, कहा चलो आज साले साहब ने बुलाया है। साले साहब कुछ और ही सोच के बैठे, तो इनको पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीना अपनी वीरता और बुद्धिमता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए। देखिए लोटिया जाट और करना मीना इन दोनों का भी नाम आता है साथ में, कि जवाहर जी अपने साथ किनकी सहायता के लिए किनको लेके गए थे? लोटिया जाट और करना मीना और बाकी जो भी इनके लोग थे। तो इनकी सहायता से ये जाते हैं और वीरतापूर्ण और बुद्धिमतापूर्ण तरीके से इनको छुड़ाकर ले आते हैं डूंगजी को। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो अगली बार आप भी जब अपने कभी साले के खाना खाने जाओ तो सोच समझ के जाना, कहीं आपको भी पकड़ा दे किसी को। और अत्यधिक शराब पिलाकर, तो ये शराब कभी जिंदगी में पीनी क्यों? ये जो नशे पते करते हैं तो वहीं जाकर के आदमी मरते हैं। फिर ये शराब इंसान को पीनी नहीं चाहिए, कोई नशा करना ही क्यों? मैंने मेरे जीवन में कभी शराब नहीं पी, मुझे ये भी नहीं पता कि उसका टेस्ट कैसा होता है। मुझे तो उसकी बांस आती है, स्मेल आती है, अगर कोई पास से भी निकलता हुआ हो
ये नशे कभी नहीं करने चाहिए। देखिए कई बार मान लीजिए आप कभी कुछ दोस्तों के बीच में कभी बैठे, तो अब मान लीजिए वो सिगरेट पीने वाला हो, कोई कोई शराब पीने वाला हो, कोई ये जो जर्दा होता है गुटखा, कोई ये खाने वाला हो। तो अब ना तो मैंने सिगरेट पी, ना मैंने कभी ये जर्दा खाया, ना मैंने कभी शराब पी, तो क्या क्या खिलाएं पिलाएं, फिर कुछ खाते पीते हो ही नहीं। मैंने कहा भैया रोटी सब्जी खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। तो ये सब चीजें जिंदगी में करनी क्यों? तो शराब पियोगे तो क्या पता आपको कहीं कोई पकड़ा के सल्टा दे, काम कर दे आपका। तो ध्यान रखना। बीकानेर के पास घड़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगरजी जोहार जी को घेर लिया। और ये इतना महत्वपूर्ण, ये सीधी की सीधी लाइन जो है, चूंकि 6ठी से 10वीं वाली राजस्थान बोर्ड वाली किताब वो आरबीएसई वाली थी, उसमें भी है फैक्ट, ये बिल्कुल एज इट इज ये फैक्ट पूछा है। अब कॉलेज लेक्चर में आया था शायद, कॉलेज लेक्चर में या वो उसमें रीट वाले में होगा, इनमें से किसी में था कि किन को परास्त, कौन सी फौजों को पराजित किया था, बीकानेर और जोधपुर। सीधी की सीधी ये लाइन उठ के आई थी, एज इट इज, कोई अक्षर में कुछ चेंज नहीं है इसमें। जौहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि तैयारी का एक सही मार्ग होता है कि आप 6 क्लास से शुरू करो, फिर आगे की ओर बढ़ो। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ रीट के अंदर ऐसे भी थे, उन्होंने जो शुरू में मैंने घोषणा की थी कि पढ़ाएंगे, तब तो सब बहुत वारे वाह पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वही है 10-15 दिन बाद में सबको लगता है रोज रोज या क्या ऐसे पढ़ना है, तो फिर वो लुभावनी चीजों की तरफ भागते हैं। अब तो रो रहे हैं, वो अल्डा अल्डा के रो रहे हैं, कह रहे कभी ये किताबें तो देखी नहीं, कोचिंगों में रोज लाइव क्लास है, ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव क्लास है, बड़े भारी भारी क्वेश्चन, उनमें डूब के रह गए। वो बेटे ने 6 से 10th में पूरा पेपर दे दिया उसने उठा के, टोटल पेपर रीट एसएसटी का, टोटल हिंदी का, ये एसएस का, साइंस का, एक एक क्वेश्चन इन किताबों से बाहर, एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। तो तैयारी का सही रास्ता वो जो होता है, उस पर कोई चलना नहीं चाहते, बहुत कम स्टूडेंट चलते हैं, और जो चलते हैं वो लास्ट में निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है, खेर खट्टा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की भावना जो है वो ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया, और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हुआ। यह क्वेश्चन आपसे आपको कभी भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी डूंगजी का निधन किस दुर्ग में हुआ था? अब ये बन गया क्वेश्चन। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको शायद बड़ी से बड़ी गाइड या कहीं नहीं मिले। अब किसी ने गाइड के अंदर इन किताबों को 2 कॉपी अगर छाप दिया हो तो वो बात अलग है। तो इतने अच्छे अच्छे फैक्ट नहीं है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप कहीं कोचिंग भी अगर करते हो तो कम से कम 6 से 10th की किताबें तो आपको आनी चाहिए। फिर आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग का भी कुछ लाभ मिलेगा। अब मैंने आरपीएससी जैसे 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर अभी वहां ऐप में चल रहा है अभी, तो भी मैं वहां विद्यार्थियों को कहता हूं कि आपको 6 से 10th की सारी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, और यूट्यूब पे भी ये वीडियो है, ये साथ साथ देखा करो। ये तो ये तो आपकी बेसिक चीज है, इसके बिना चीजें संभव नहीं है। फिर आप सीधा 7वें आसमान पे पहुंचना चाहते हो, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है लोठूजी निठारवाल सिक्कर, 1804 से 55। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बटोट में आ गए। यहां इनका संपर्क डूंगजी जोहर जी से हुआ। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लोठूजी निठारवाल
जन्म जाट परिवार में 1804 में रींगस में, और जहां वह ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास आ गए बठोट, और यहां इनका संपर्क किससे हुआ था? डूंगजी जोहारजी से। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने बालू नाई, सांकू लुहार और करणा मीना आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। तो ये ध्यान में रखिएगा इनके नाम, ये बालू नाई, सांखू लुहार ये नाम, और करणा मीणा नाम तो ऊपर आ ही गया था। इसके बाद लोठू जी, डूंग जी, ज्वार जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सभी नाम आपके लिए जरूरी है। आजकल जैसे मान लो बोर्ड हो या चाहे आरपीएससी हो, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत उठाते हैं। ये जैसे मान लीजिए अब ये बालू नाई, सांखू लुहार और करणा मीणा, अब ये नाम इस तरह दे देंगे एक साथ यूं। अमरचंद बांटिया बीकानेर, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तांत्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके, और यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। तो ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे, बीकानेर से थे, ग्वालियर में इनका व्यापार था। तो ये राजस्थान के पहले स्वतंत्रता संग्राम या पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था। तो आंदोलन चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए मैं महात्मा गांधी की बात करूं, तो आप जानते हैं गांधी जी 1915 में भारत आए थे। 1915 से लेकर के 1942 तक, और मुख्य रूप से अगर बात करें तो 1915 से 1930 तक के जो भी गांधी जी के आंदोलन हैं, अब इतने लंबे लंबे आंदोलन, आप जैसे असहयोग आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन अगर कोई चलता है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। वहां लोग आएंगे, वो मतलब कैसे आप मैनेज करोगे उनको आंदोलन के, क्योंकि जो आंदोलन में भाग लेने आ रहा है वो तो पैसे देगा नहीं। और कई तो लोग जाते ही आंदोलन में इसलिए हैं कि कुछ वहां जो है कुछ अच्छा खासा खाने को मिल जाएगा। तो अब इसलिए गांधी जी जो हैं, जो पैसे वाले लोग होते थे, सेठ जो होते थे, उनको हमेशा साथ रखते थे, उनसे बना के रखते थे, क्योंकि गांधी जी को पता था कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी, आंदोलन जब मैं करूंगा तो मैं पैसे लाऊंगा कहां से, और पैसे के बिना आंदोलन नहीं होता। भाई कोई आदमी आंदोलन में आकर के आपके पास बैठेगा, अनशन पे बैठ रहा है, या जैसे मान लो अनशन पे क्या अगर आपके साथ आकर वहां बैठ रहा है, अब आंदोलन 1 दिन चला, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो कैसे बैठेगा वो? उसको 2 टाइम तो वहां क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, चाय चाहिए, सुविधाएं चाहिए। इसके बिना आदमी कैसे बैठेगा वहां? तो कई बार लोग सोचते हैं कि गांधी जी को जो है ये पैसे वालों से रखते थे, इन पर विशेष कृपा होती थी। अरे पैसा आएगा वहां से, कृपा रखनी पड़ेगी, नहीं चाहते हुए भी रखनी पड़ेगी कृपा। बिना पैसे के आंदोलन भी नहीं होता है। तो इसलिए आर्थिक रूप से जो लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, तब वो आगे आंदोलन लंबे चलते हैं। और इसीलिए आप कभी भी देखिएगा, जब भी जो भी आंदोलन आज तक पूरे विश्व में हुए हैं, नेतृत्व हमेशा मध्यम वर्ग ने किया है। जो मध्यम शिक्षित वर्ग था, उन्होंने हमेशा नेतृत्व किया है मजदूरों और किसानों का। और मजदूरों और किसान के पास कहां से आएगा पैसा? तो मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग थे, ये लोग जानते थे कैसे पैसा अरेंज करना है, कैसे लोगों से बना के रखना है, कैसे जो सेठ हैं पैसे वाले उनसे बना के रखना है। तो खुद ये जो मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग थे, खुद इनका दिमाग होता था, समझ होती थी, दुनिया इन्होंने देख रखी थी। पैसा इनसे मिलता था, सेठों से, व्यापारियों से, और संघर्ष करते थे किसानों और मजदूरों के लिए। तो ये चीज है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो अभी हम यहां तक ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो से आगे। और इतिहास देखिए सिखाने के लिए होता है, समझ को विकसित करने के लिए होता है।
अभी मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, आजकल में शायद कोई वायरल हुआ था, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा जी, कोई उनका वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे थे कि वीर सावरकर ने जो है, सावरकर ने 2 बार माफी मांगी, कोई 2011 बोल दिया, फिर पता नहीं 2000 क्या 13 बोला, कुछ ऐसे बोल दिया। महात्मा गांधी 2015 में भारत आए थे, तो उसका क्या है, हालांकि आप लोग शिक्षा मंत्री को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से लोग हर जगह से सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री को अ, इतनी मामूली सी बात नहीं पता, जो इस तरह का क्वेश्चन मार्क चिन्ह उठा रहे हैं, वो समझ उनमें कोसों दूर है। ये माइंड बॉडी रिलेशन होता है, कई बार चीज बोलते हुए स्लिप हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए मैं 1857 बोल रहा हूं, मेरे माइंड में कहा क्या 1900 दिमाग में चल रहा हो सकता है 2000 दिमाग में चल रहा हो कहीं, और मैं बोल रहा हूं 1957 मुझे यह लग रहा है कि मैं 1857 ही बोल रहा हूं, जबकि वो स्लिप हो रहा है 1957। खुद को पता नहीं चलता, सामने वाला सुनने वाला होता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये फैक्ट गलत हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। तो व्यक्तियों को अगर सामने, मैं आपको एक ये चीज बता रहा हूं कि लोगों में समझ की कितनी कमी होती है, कि वो सामने वाले की उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो सामने वाले की बात स्लिप होगी वो एक नॉर्मल चीज है। वो जो 2015 बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से 1915 बोल रहे होंगे, वो 2011 बोला वो निश्चित रूप से 1911 बोल रहे हैं। वो 2000 माइंड में चल रहा होगा, 2000 का सन चल रहा है, तो स्लिप हो गया होगा। लेकिन सामने वालों की समझ ये है कि उनको लगता है कि कैसा शिक्षा मंत्री है, उसको यही नहीं पता। तो ये जो समझ वाले लोग हैं जिनमें इतनी सी भी समझ नहीं है कि वो ये समझ पाए कि ये केवल एक जीव का स्लिप होना है, माइंड बॉडी रिलेशन, कई बार दिमाग और मन जो है कुछ और चल रहा होता है और वो स्लिप हो जाता है। तो ये सामान्य समझ जिस दिन व्यक्ति में आ जाएगी, उस दिन पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।